हेलो, मैं डॉक्टर तबरेज़ अनीस। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुगलक के ऊपर, गियासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तुगलक थे कौन, कहाँ से आए थे तुगलक, कौन थे, क्या प्रजाति थी, क्या जात के थे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि तुगलक की उत्पत्ति पे थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा सा कई लोगों का अलग अलग मानना है, जिसमें कि दो मत प्रचलित हैं। जिसमें मध्यकालीन इतिहासकार फरिश्ता है, वो ये कहता है कि तुगलक जो हैं गाजी मलिक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के नाम से बाद में 1320 से 1325 के मध्य शासन करते हैं और तुगलक वंश के सबसे प्रथम शासक होते हैं, उनके पिता का नाम था, जिनका नाम था कुतलुग। और कुतलुग का ही बिगड़ा हुआ वर्जन है तुगलक। इसका मतलब यह है कि तुगलक किसी प्रजाति या किसी वंश का नाम नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति का नाम था कुतलुग, जिसको तुगलक के नाम से बाद में जाना गया। इब्न बतूता, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर है, जिसने बहुत सा दुनिया के बड़े जगह पर उसने यात्राएं करी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये भारत आया, वो ये बताता है कि तुगलक जो है बेसिकली सिंध और तुर्की के बीच में, तुर्किस्तान के बीच में रहने वाली करौना प्रजा ट्राइब्स के लोग थे। करौना ट्राइब्स जो है वो, जैसे कि सभी जानते हैं कि करौना जो ट्राइब्स है वो मिक्स्ड ओरिजिन है, यानी कि मंगोल फादर टर्किश मदर या टर्किश फादर मंगोल मदर। तो ये मिश्रित प्रजाति के लोग थे, जो कि तुर्क ही हैं, लेकिन करौना ट्राइब्स से बिलोंग ये करते हैं। तो ये भी माना जाता है कि करौना ट्राइब्स के ही लोग हैं, जिनको बाद में तुगलक्स कहा जाने लगा। बहरहाल, गियाजी मलिक के पिता के बारे में, कुतलुग जिनका नाम था, तुगलक के बारे में हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि बलबन के टाइम पर ये तुर्की एक दास थे, जिन्होंने बलबन के समय में अपना सैनिक जीवन शुरू किया था। और इन्होंने एक हिंदू जाट से शादी कर ली थी, और जिससे उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कि गाजी मलिक, रजब जो थे, उन्हीं का पुत्र जो है बाद में फिरोज शाह के नाम से शासक भी बनता है, और तीसरे पुत्र थे उनके अबू बकर। तो गाजी मलिक बेसिकली इन्होंने अपना सैनिक जीवन जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय शुरू किया, और ये उलूग खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, उसके अंतर्गत जो थे एक साधारण सैनिक थे, और उनकी काफ़ी सराहनीय सेवा करी और बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। देखिए, सल्तनत की खासियत बात ये थी, सल्तनत इतना ग्रो इसलिए ही कर गया क्योंकि एक साधारण सैनिक भी सुल्तान के पद तक पहुंच सकता था। यानी योग्यता एक बहुत बड़ा आधार थी आपके प्रमोशन में, लाइफ में आगे बढ़ने में। तो इसी वजह से एक से एक योग्य प्रशासक और शासक दिल्ली सल्तनत में एक से एक के बाद आते गए। तो ये साधारण सैनिक ने अपनी जब योग्यता का परिचय दिया, तो मुल्तान में बेसिकली था वहाँ पे उलूग बेग के साथ, और इसने रणथंबोर के घेरे, जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंबोर का घेरा था, तो रणथंबोर के घेरे के टाइम पे सराहनीय सेवा करने, बहादुरी की सेवा करने से अलाउद्दीन खुश होकर इसको अमीरुल खैल बना देता है, जिसको बोलते हैं अश्वशाला का प्रधान। उसके बाद जब उलूग खान की मृत्यु हो जाती है, तो इनको मुल्तान का प्रशासक बना दिया जाता है, इक्तादार बना दिया जाता है। इक्तादार का मतलब होता है इक्ता को धारण करने वाला, जिसको हम मोटे मोटे तौर पे गवर्नर के रूप में सोच सकते हैं कि वो मुल्तान का गवर्नर बन जाता है। और इब्न बतूता कहता है कि मुल्तान की एक मस्जिद में ये लिखा हुआ है कि मैंने अपने जीवन काल में 29 बार तातर यानी कि मंगोलों का दूसरा नाम तातार भी होता है, तो 29 बार तातार को पराजित किया है। इसी वजह से मुझे मलिकुल गाजी कहा जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, तो ये उस समय दीपालपुर, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत का एक इक्ता था, बड़ा इक्ता था, उसका प्रशासक था। और मंगोलों के जो हमले हैं लगातार विफल करने का श्रेय जो है इसको जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली में एक पावर स्ट्रगल, जैसे आप जानते हैं, एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। लेकिन ये
न्यूट्रल रहता है, किसी के ऊपर किसी के ना सपोर्ट करता है ना अपोज करता है। जिसको भी दिल्ली सल्तनत में जो भी तख्त पे काबिज़ होगा उसका सपोर्ट करने के लिए वो तैयार रहता है। और कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह खिलजी होते हैं, मुबारक शाह खिलजी के समय में, हालांकि मुबारक शाह खिलजी के कहने पे इसने एक अलाई नोबल्स यानी अलाई अमीर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के अधिकारी को कहते हैं अलाई नोबल्स या अलाई अमीर। तो अलाई नोबल्स आइनुल मुल्तानी, उसको उन्होंने समझा बुझा के गाजी मलिक ने गुजरात का इक्ता संभालने के लिए तैयार कर लिया था। और लेकिन जब मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है, जब खुसरो खान मुबारक खिलजी को मार देता है, तो इससे ये बहुत आहत होते हैं और खुसरो खान का शासन स्वीकार करना ये स्वीकार नहीं करते हैं। और गाजी मलिक के जिस टाइम मुबारक खिलजी की मृत्यु होती है, उस टाइम पे गाजी मलिक का पुत्र मोहम्मद जौना खां, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है, उस वक्त वो अमीरुल खैल रहता है। और जैसे ही मुबारक शाह खिलजी की हत्या की जाती है, वो भाग के अपने पिता के पास दीपालपुर आ जाता है और खुसरो खां की शिकायत करता है। गाजी मलिक एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं। सबसे पहले लड़ाई जो होती है खुसरो खान के भाई हिसामुद्दीन के साथ होती है, जिसको सिरसा के निकट ये पराजित कर देते हैं। उसके पश्चात खुसरो खां के इंद्रप्रस्थ के समीप खुसरो खां से भी युद्ध होता है, जिसमें खुसरो खां पराजित होके दिल्ली के पास के जंगलों में जाके छिप जाता है, जहाँ पे उसको पकड़ के उसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 के मध्य शासक रहता है। 1320 में जब वो दिल्ली के अंदर इंटर करता है, तो वो बोलता है कि अलाई मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के किसी भी मेल अगर कोई जीवित है तो वो आके शासन संभाल सकता है, परंतु कोई भी मेल जीवित नहीं रहते हैं। इस कारण से जो दिल्ली के जनता और दिल्ली के नोबल्स जो होते हैं, वो गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक स्वीकार करते हैं। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना, तब उसकी जो आयु थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने शासन पद संभाला, उसने बहुत ही शासक का उत्तरदायित्व बाखूबी निभाया और बहुत ही जोश और बहुत ही इंथुजियाज़म से शासन प्रबंध शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई शासक, चाहे वो मध्यकाल का हो चाहे वो प्राचीन का या अभी भी, इनफैक्ट अभी भी अगर जब भी कोई पार्टी चुनाव में जीत जाती है या कुछ सरकार बनाती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है? सबसे पहले वो ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करती है। यानी कि जो अधिकारी वर्ग है उसमें जो भी योग्य, जो भी उसके वफादार, जो भी उसकी विचारधारा को मानने वाले या जो भी जिनके ऊपर जो वो विश्वास कर सकता है शासक, उनको महत्वपूर्ण पद देता है। उसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने भी किया कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो अधिकारी वर्ग थे, उनको रिशफल किया। जो भी उसके विश्वास पत्र और योग्य व्यक्ति जिनको वो समझता था, उसने बड़े बड़े पद दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मलिक शादी, जो उसका दामाद भी था और एक बहुत ही कुशल प्रशासक और एक अच्छा योद्धा और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको उसने दीवानी वजारत यानी कि वज़ीर के पद पे नियुक्त किया। और उसी पर लेकिन उसने जो पुराने अलाई नोबल्स थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय के अमीर थे, उनको भी बहुत ही अच्छे पद दिए। जैसे कि बहराम आबा को उसने कहा सुल्तान ये हमारे भाई हैं, और किशलू खान की उपाधि प्रदान करी। इसी प्रकार से तमाम प्रशासकों को अलग अलग लोगों को काफ़ी पद दिए। अलाउद्दीन खिलजी के परिवार की महिलाओं को भी उसने बहुत ही इज्जत से ट्रीट किया। जैसे कि जो कंवारी थीं महिलाएं, उनको राज के बड़े बड़े पदाधिकारियों से शादी करवा दी गई, और जो बूढ़ी हो चुकी थी उनको एडिकेट पेंशन दे के उनकी, ताकि उनको एक अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर सके, वो भी किया। ये सब कारणों से गयासुद्दीन तुगलक को अमीर वर्ग जो थे, यानी कि जो भी अधिकारी वर्ग थे, उनसे पर्याप्त समर्थन मिला और वो सब उसकी अथॉरिटी मानने के लिए तैयार हो गए। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम डोमेस्टिक पॉलिसी यानी कि जो उसकी अंदर की नीति थी, उसको अगर हम देखें तो उसने बहुत ही कुशलता से उसको अंजाम दिया। जैसे कि सबसे पहले उसने क्या किया, पुलिस जो थी, जो पुलिस उसके जो सल्तनत काल की पुलिस थी, उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसको एफिशिएंट बनाया, मतलब कुशल बनाया। उनको
सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क दिया गया, यानी कि इतना काम आपको करना है, कैसे करना है, सब चीज़ की व्याख्या की गई और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। उसके अलावा उसने न्याय व्यवस्था को काफ़ी सुव्यवस्थित किया। एक कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ जो कि कुरान के ऊपर आधारित था और दिल्ली की प्राचीन सल्तनत की जो परंपराएं थी उसके ऊपर आधारित था, उसको उसने लिपिबद्ध कराया। उसने जो इकोनॉमिक ऑफेंस थे, यानी कि जैसे किसी ने कर नहीं दिया तो उसके लिए फिजिकल टॉर्चर जो था, यानी कि उनको मारना पीटना, उनका अंग काट देना, ये सब चीज़ों को उसने बैन किया। और उसके बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, मतलब जो भी उसका जो सराहनीय कार्य है वो कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतर काम करने का है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप जानते हैं कि उसने एक बहुत ही बाज़ार व्यवस्था और एक रेवेन्यू मॉडल जो दिया, जो कि मसाहत यानी कि ज़मीन के नाप के पर आधारित था। रेवेन्यू मतलब क्योंकि जो कर जो है बहुत सख्ती से वसूला जाता था, उसने उसको शिथिल किया, उसने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। बर्नी उसकी नीति को रस्म मियान कहता है, यानी कि मॉडरेट नीति, यानी कि ना बहुत सख्त ना बहुत कमज़ोर। उसने कहा कि उसने बटाई को बटाई पे लगान को निर्धारित किया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि को नाप के टैक्स तैयार कर दिया जाता, टैक्स मतलब जो भूमि कर था उसको निर्धारित किया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे बटाई क्या कहते हैं कि यानी कि बटाई कई प्रकार की होती है, लेकिन मोटा अब जब जो है भू राजस्व के बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि बटाई यानी कि फसल को, जैसी फसल होगी उसको पहले से बांट लेना, भूमि को नापना नहीं है, फसल के रूप में या खेत के रूप में या फसल की कटाई के समय में बांट लेना। और उसने अलाउद्दीन खिलजी का 1/2 जो हिस्सा जो था, जो कर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी लेता था, उसको बदल के 1/3 कर दिया, यानी कि कर को कम देना है। और उसने ये व्यवस्था लागू कराई कि 1/11 से ज़्यादा एक बार में कर जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, ताकि किसानों को, और उसने किसानों को प्रोत्साहित किया कि जो भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं आती है उसको आप लाइए, उसको अंतर्गत लाइए, उसके लिए उसको प्रोत्साहन दिया गया। और उसको मालूम था कि भारत में जो कृषि है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या, जब सूखा पड़ता है तो बारिश नहीं होती है तो सिंचाई नहीं हो पाती। तो गयासुद्दीन तुगलक एक पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, और उसने नहर का निर्माण कराया ताकि लोग जो हैं कृषि जो है खेती जो है आराम से कर सकें, जिनको पानी उपलब्ध हो सके। और उसके अलावा इस वजह से उसके सभी कार्य, इस तरह के कृषि को बढ़ाने का कार्य उसने जो किया। अच्छा देखिए, एक बात समझिए, कोई भी शासक अगर मध्यकाल और प्राचीन काल का है तो उसको 2 चीज़ करनी है, या तो उसके राज पे आक्रमण होगा या तो उसको दूसरे राज पे आक्रमण करना है। यानी कि आपको एक मिलिट्री यानी कि सैन्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी सुदृढ़ चाहिए। मजबूत मिलिट्री अगर आपके पास नहीं है, मजबूत सेना आपके पास नहीं है, तो आप शासक अच्छे रह ही नहीं पाओगे। कोई ना कोई हमला करेगा और आपका जो राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन मजबूत सेना बनाने का, किस तरीके से मजबूत सेना आप बनाएंगे, उसके लिए आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? वो कर व्यवस्था से आएगा। कर व्यवस्था प्राचीन और मध्यकाल की विशेषता है कि कर व्यवस्था जो है वो भू राजस्व व्यवस्था ही है, यानी कि ज़मीन जो खेती होगी उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा उसी से ही आपको पैसा मिलेगा, और पैसा अगर मिलेगा तभी आप सेना मजबूत बना सकते हैं। तो उसकी जो कर व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर थी, जिसमें किसान, उसको पता था कि किसानों का जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक हम भू राजस्व व्यवस्था कैसे वसूलेंगे। तो किसानों का फ़ायदा उसने करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उसका भू राजस्व व्यवस्था में काफ़ी धन आने लगा। और उसने एक सुदृढ़ सेना बनाई, और सुदृढ़ सेना बनाने में उस सेना बनाया उसने, उसके अलावा उसने बहुत सारे पब्लिक यूटिलिटी के कार्य भी किए, यानी कि लोगों की भलाई के कार्य, जैसे कि उसने पुलों का निर्माण कराया, उसने बहुत सारे बागान लगाए यानी बगीचे लगाए, गार्डन्स वो सारे लगाए, उसने नहरें जो हैं खुदवाई। और उसके अलावा उसने डाक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इब्न बतूता उसकी डाक व्यवस्था की काफ़ी तारीफ़ करता है। डाक व्यवस्था मतलब पत्र व्यवहार,
पत्र को भेजना जाने का एक व्यवस्था, सबसे पहले जो है डाक व्यवस्था का हमें इसी से ही उदाहरण मिलना शुरू होता है, गयासुद्दीन तुगलक पे। उसके यही सब कार्यों के कारण अमीर खुसरो उसकी प्रशंसा करता है। वो कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है कि कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता से के बगैर नहीं होते, यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण होते थे, यानी इंटेलिजेंस से। और कहता था वो अपने मुकुट के नीचे, अपने जो ताज होता है उसके सैकड़ों डॉक्टरों की तरीके बिहेव करता है, यानी कि वो काफ़ी 100 डॉक्टरों के तरीके ही, यानी कि लोगों का इलाज करना, यानी लोगों की भलाई करने का कार्य वो करता है। ये तो रही उसकी आंतरिक पॉलिसी। अब हम जानेंगे उसकी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यानी कि कैसे क्या उसने, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके कमज़ोर अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक विशाल साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न होने लगता है और छिन्न भिन्न होने की कगार पे रहता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना दिमाग बना रखा था, क्योंकि वो एक अच्छा मिलिट्री जनरल था, तो मिलिट्री जनरल अच्छा होने के कारण उसको था कि हमें जो राज्य जो हमारे पास से छिन रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उसको वापस लेके आना है और कुछ नवीन विजय भी करनी है। इसके तहत उसने सबसे पहले 1321 में शासक बनने के एक ही साल बाद अपना जो पुत्र थे, जो सबसे बड़ा पुत्र था फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खां, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक भी बनता है, उसको उसने दक्षिण भारत में तेलंगाना पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि प्रतापरुद्र राय जो रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय अधीनता स्वीकार करके रखे होते हैं, लेकिन बाद में उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के टाइम वो अपने आप को आज़ाद कर देते हैं और दिल्ली को कोई भी नजराना भेजना बंद कर देते हैं। इसी कारण से जौना खान जो है सेना लेकर तेलंगाना पे हमला करता है, प्रतापरुद्र और वारंगल को घेर लेता है। प्रतापरुद्र राय जो हैं पुरानी शर्तों के ऊपर सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो जौना खान इस बात को नहीं मानता और कहता है कंप्लीट सरेंडर हमें चाहिए और हम खाली पुरानी शर्तों पे नहीं, अब हमारी शर्त कुछ नई भी है। प्रतापरुद्र राय जो हैं उसको नहीं मानते हैं और लड़ाई होती रहती है। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पर उसकी जो जौना खां की जो सेना होती है, वो जौना खां की सेना में बहुत सारी अफवाहें फैलने लग जाती हैं और ये भी अफवाह फैलती है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है और इसी कारण से उसके सेना जो है का बड़ा भाग जो है उसको छोड़ के जाने लग जाता है। और इसी टाइम पे प्रतापरुद्र के टाइम पे उसके जो गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला का युद्ध का मतलब होता है कि छिप कर हमला करना। आप आएंगे, छिप कर आएंगे, हमला करेंगे, हमला करके भाग जाएंगे। तो इस तरीके से गुरिल्ला जो उसके लड़ाके होते हैं वो भी हमला करना शुरू कर देते हैं। यही सब कारणों से जौना खां का जो प्रथम अभियान तेलंगाना पे होता है वो विफल होता है। वो वापस आके देवगिरी जो पड़ोस में रहता है वो वापस वहाँ पर आ जाता है। जब वो वापस आता है तब उसको पता चलता है अफवाहों की सच्चाई क्या है। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो जिंदा हैं। मोहम्मद जौना खां अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक से माफ़ी मांगता है, उसको अब भाई बेटा है माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ कर देता है और जो र्यूमर्स यानी अफवाह फैलाने वाले थे उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। 2 साल बाद 1323 में जौना खां दोबारा तेलंगाना के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब की बार वो बिहार का रास्ता अपनाता है और वारंगल के आसपास की ज़मीन जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसको सुधारते हुए आसपास की ज़मीनें जीतता हुआ वारंगल का घेरा डाल देता है। प्रतापरुद्र थोड़ा बहुत प्रतिरोध करने के बाद वो सरेंडर कर देते हैं। प्रतापरुद्र की पूरी फैमिली को दिल्ली भेज दिया जाता है और तेलंगाना को विजित कर लिया जाता है और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले सल्तनत काल में अगर पूछा जाता है दक्षिण भारत, पूछते भी हैं ISPSS में, दक्षिण भारत की प्रथम जो सल्तनत है, प्रथम जो राज्य है वो कौन सा शामिल किया गया और किसके समय शामिल किया गया? तो प्रथम राज्य तेलंगाना है जो कि गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। लेकिन दक्षिण भारत का प्रथम जो आक्रमण होना शुरू हो जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। जैसे कि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रामेश्वर तक की विजय मलिक काफूर द्वारा की गई थी, लेकिन उसको किसी को अधिग्रहित नहीं किया गया था, दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया गया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया जाता है। और वापसी में जो जौना खां होता है उसको तिरहत को जीत लेता है, जिसको मुस्लिम इतिहासकार जामनगर के नाम से जानते हैं। तो उसको जीत लेता है और उसको जीतने के बाद बहुत सारे हाथी और बहुत सारे
धन जो है प्राप्त होता है, लेकिन वो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाता है। उसी समय मंगोलों का आक्रमण जो है उत्तर पश्चिम की तरफ से हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र, अपने दामाद जो रहते शादी खान, उसको और सल्तनत के वजीर जो रहते हैं उसके नेतृत्व में एक सेना भेजता है। शादी खान बहुत ही कुशलतापूर्वक मंगोलों को 2 बार में युद्ध में पराजित करता है और मंगोलों के जो लीडर्स होते हैं उनको पकड़ के ले आया जाता है और चेन में। उसी समय गयासुद्दीन तुगलक शादी खान को फिर गुजरात की विजय के लिए भेजता है, लेकिन गुजरात की विजय के करने के समय ही शादी खान की एक षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो है इससे हतोत्साहित नहीं होता है। और अब देखिए, एक बात समझिए, इस टाइम पे थोड़ा सा रुकेंगे, हम इस बात समझेंगे कि देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको क्या पता चल रहा है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि देखिए आप एक तरफ दक्षिण की विजय भी कर रहे हैं, उधर से मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे हैं और सफलतापूर्वक आप दोनों ही चीज़ों को संभाल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही तरीके की चीज़ों को आप संभाल रहे हैं, यानी कि आपकी जो मिलिट्री है काफ़ी कुशल हो चुकी है। उसका श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, क्योंकि एक अच्छी मिलिट्री ही दोनों फ्रंट पे जीत सकती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू की गई दाग और हुलिया प्रथा थी, यानी कि घोड़ों को दागने की प्रथा। और हुलिया प्रथा का मतलब है लोगों का हुलिया लिखना, ताकि जब काउंटिंग हो तो घोड़े कितने हैं, सेना कितनी है, वो सही काउंट हो सके। तो इसके लिए उसने ये सब चीज़ें जो हैं लागू करा। और इसी समय उसको एक घटना और सामने आती है कि बंगाल जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जीता नहीं गया था, उसमें और बलबन के पुत्र बुगरा खां के समय उसको आज़ाद करा लिया गया था और वो स्वतंत्र शासक, एक स्वतंत्र राज के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी अस्तित्व में था। और उसी के समय वहाँ के शासक की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ उनके पुत्रों, जो उसका शासक का नाम जो होता है फिरोज शाह होता है, फिरोज शाह के जो पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई छिड़ जाती है कि उसका शासन कौन संभालेगा। उसी समय फिरोज शाह का एक पुत्र नसरुद्दीन होता है जो गयासुद्दीन तुगलक से मदद मांगता है। अब अंधों को क्या चाहिए, 2 आँख। इनको मिल गया मौका बंगाल जीतने का कि चलो भाई मौका, वहाँ पे एक जो है मदद मांगी जा रही है। गयासुद्दीन बहादुर जो उसका भाई रहता है उसके विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक स्वयं ही एक सेना लेकर जो है दिल्ली सल्तनत, वो बंगाल को विजिट करने के लिए बढ़ जाता है। अपने पुत्र बैराम खां को साथ में लिए रहता है और उसके नेतृत्व में जाता है नसरुद्दीन और उसका पुत्र जो मिलके जो है बैराम खां मिलकर क्या करते हैं, गयासुद्दीन बहादुर को पराजित करते हैं। और गयासुद्दीन को पराजित करने के बाद दिल्ली जो ईस्टर्न बंगाल होता है, पूर्वी बंगाल होता है, उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेते हैं और नसरुद्दीन को, बाकी बचे हुए बंगाल को नसरुद्दीन को अपने अधीनस्थ शासक बना देते हैं। कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो बंगाल आर्मी लेके गया वो मैग्निफिसेंट आर्मी थी, जो कि अभी तक ऐसी आर्मी किसी भी अभियान में नहीं देखी गई थी। बंगाल के ही समय में एक और घटना होती है। वो क्या घटना होती है? वो घटना ये होती है जिसको एक दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हैं, चिश्तिया संप्रदाय के सर्वप्रसिद्ध और भारत के भी बहुत ही महान सूफी संत हैं, निज़ामुद्दीन औलिया। तो जब अभी आप पीछे चले जाएं थोड़ा, तो 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है, देखिए शासक जब कभी भी कोई बनता है तो वो क्या करता है कि अपने जो भी विश्वास पात्र लोग हैं और अपने जो मानने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको वो पैसा देता है, धन देता है, और वो ही धन बांटता है जिससे कि उसको शासक स्वीकार किया जाता है। तो खुसरो खान ने भी यही किया, तमाम दिल्ली के जो भी नामी लोग थे उनको पैसा बांटा, जिसमें कि निज़ामुद्दीन औलिया को भी 5 लाख टंका उसने दिया। चिश्ती संप्रदाय के संतों की एक खास बात है। वो खास बात क्या है? वो खास बात यह है कि जब भी चिश्ती संप्रदाय के लोग जो संत हैं वो कभी भी अपना धन संग्रह के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप जितना भी उनको पैसा दे देंगे वो बांट देते हैं गरीबों में। तो 5 लाख टंका निज़ामुद्दीन औलिया को भी खुसरो खान द्वारा दिया गया, उन्होंने उसको बांट दिया। जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने बोला कि जितने भी खुसरो खान ने जिनको पैसा दिया है वो सारा धन वापस करें। निज़ामुद्दीन औलिया के पास भी बात गई तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने तो सब बांट दिया, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। तो
इसको ये बंगाल में खबर मिली जब गयासुद्दीन तुगलक को, तो उसने बोला, निज़ामुद्दीन औलिया के पास संदेशा भिजवाया कि मुझे दिल्ली से, बंगाल से वापस दिल्ली आने से पहले सारे पैसे का इंतज़ाम करिए, अदरवाइज़ आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। निज़ामुद्दीन औलिया ने बहुत फेमस स्टेटमेंट फारसी में बोला, हुनुज दिल्ली दूरस्त, हुनुज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और ये बोला, और गयासुद्दीन तुगलक जब वापस आया तो मोहम्मद बिन यानी जौना खान ने, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना, तो जौना खान ने एक लकड़ी का विशाल भवन बनाया अपने पिता के स्वागत के लिए। और जब उसके पिता, जब वो आए हाथियों से के साथ आए, तो वो भवन जो है उसके गेट के ऊपर जैसे ही हाथी आया, वो भवन गयासुद्दीन तुगलक के समय के ऊपर गिर गया, जिसमें उसका एक पुत्र और मारा गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का ये श्राप है, जिसकी वजह से वो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया। हालांकि इतिहास में ये सब चीज़ों की जगह नहीं है, लेकिन एक स्टोरी है तो मैंने सोचा बता दूं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। जैसे कि बर्नी नहीं मानता कि उसकी हत्या जौना खान ने करी है, लेकिन इब्न बतूता मानता है, कहता है कि वो भवन इस तरीके से बनाया ही गया था जिसमें जैसे ही कि हाथी आएगी तो वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो जौना खान ने जान के ऐसे बनाया, यानी कि वो बताते हैं कि अपने पिता की हत्या के लिए जौना खान जिम्मेदार है, लेकिन बर्नी ऐसा बात नहीं मानता है और हमारे पास ये बात मानने का कोई आधार भी नहीं है। तो गयासुद्दीन तुगलक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डालूंगा, तो आप लोग जो हैं पूरा वीडियो देखें, तब मैं आपको बताऊंगा कि तुगलकी फरमान क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।